नमस्कार दर्शक मित्रों, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं संदीप उपस्थित हूँ हमारा विशेष कार्यक्रम लेके, जिसमें हम आज मिलेंगे राष्ट्रीय सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी से। तो आइए मिलते हैं राजेश झा जी से। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी स्वागत। सर, सैल्यूट तिरंगा के बारे में हमने बहुत सुना है, सोशल मीडिया पे भी सुना है, न्यूज़ वगैरह में भी जाना है। तो सर बताइए कि ये सैल्यूट तिरंगा की स्थापना कब हुई और कैसे हुई? संदीप जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल सही है। सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है और सैल्यूट तिरंगा का अगर जन्म पूछते हैं तो 2 अक्टूबर 2017 को हम लोग दिल्ली में स्थापित किए और उस समय से लेके हम लोग राष्ट्रवाद के ऊपर काम करने के लिए, तिरंगे के ऊपर काम करने के लिए, भारत माता के लिए काम करने के लिए, एकता और अखंडता के लिए, सभी को एक साथ जोड़ने के लिए सैल्यूट तिरंगा को बनाया और उस समय से लेके हम लोग इसको चले और आज हम लोग 27 स्टेट में और 15 देशों में सैल्यूट तिरंगा को स्थापित करने में कामयाबी हासिल किए हैं। बहुत ही बढ़िया सर, बधाई हो आपको इस कामयाबी के लिए। सर, ये जानना चाहेंगे कि ये 27 स्टेट और विदेश में जो आप काम करते हैं, तो क्या मुख्य मुद्दा रहता है, किन विषयों पे आप काम करते हैं? जी देखिए, जैसा नाम है आपका, आप जानते हैं कि सैल्यूट तिरंगा नाम से ही पता चलता है कि ये एक राष्ट्रवादी संगठन है जी। और इसमें जुड़ने वाले जो लोग होते हैं वो राष्ट्रवादी विचारधारा के होते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि वो जो देशभक्त होते हैं, राष्ट्रभक्त होते हैं, भारत के एकता अखंडता के लिए कार्य करते हैं, ऐसे लोग हम लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ते हैं। वैसे तिरंगे से प्यार करने वाले लोग, सभी लोग इस देश में, प्रधानमंत्री से लेके एक नीचे तबके का लोग, राष्ट्रपति से लेके एक लेबर क्लास का भी लोग जो काम कर रहे हैं, सभी को तिरंगे से प्यार है। तिरंगा सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए होगा, एक IAS ऑफिसर के लिए होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए होगा, एक इंजीनियर के लिए होगा, उतना ही हमारे किसान के लिए ही होता है। और जवान के लिए तो आपको पता है कि वो तिरंगे के लिए ही तो मर मिटते हैं, देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। तो जो आपने पूछा क्वेश्चन, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है कि क्या कार्य करते हैं, कैसे लोग इसमें अट्रैक्ट होता है। देखिए, सैल्यूट तिरंगा का जो शुरुआती दिनों से जो हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया, जिसमें ज़्यादा लोगों का अट्रैक्शन हुआ, आकर्षण हुआ, लगाव हुआ, वो हुआ एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया। और देश के बॉर्डर्स के ऊपर और अन्य क्षेत्रों में जो लोगों ने कार्य किया, खास करके हमारे आर्मी के जवान, नेवी के जवान, वायुसेना के जवान, इन लोगों ने जो कार्य किया और कार्य करते करते जो बहुत सारे परिवार के लोग, किसी के भाई, किसी का बेटा, किसी का लड़कियों का भी बहुत सारे लोग शहीद हुए, जवान शहीद हुए, तो उनके परिवार को बुलाकर उनको याद कर कर उनको सम्मानित करने का जो कार्य करते हैं, वो एक शाम शहीदों के नाम एक कार्यक्रम चलता है, जिसके माध्यम से हम उनको सम्मान देने का कार्य करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने देखा 2014 में जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में जब आए, तो उन्होंने 2 प्रोजेक्ट उठाया जिसके ऊपर बहुत गंभीरता से काम करने के लिए सोचा। इसके पहले किसी ने नहीं सोचा। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक कार्यक्रम लाया और एक स्वच्छ भारत लाया। ये दोनों ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब उन्होंने ये लेके आया प्रधानमंत्री बनने के साथ ही, तो ये लोगों में एक सभी लोगों के अंदर ना ये एक बड़ा उत्सुकता हुआ कि ये तो बड़ा बढ़िया कार्यक्रम है। और बात भी सही है कि बेटियों के ऊपर लगातार आप देख रहे हैं कि भारत में जब से हम आज़ाद हुए 1947 से लेके बहुत सारी सरकारें बनी, कांग्रेस का भी लंबे समय तक सरकार रहा, लेकिन किसी ने भी बेटियों के उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए उतना कार्य नहीं किया जितना मोदी जी ने किया। उस कार्यक्रम को हम लोग अपने NGO के माध्यम से, राष्ट्रवादी संगठन के माध्यम से बढ़ाते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे अनेकों कार्यक्रम करते हैं। अच्छा भी लगता है, आज बेटियां हमारे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आप देखते हैं जब CBSE का रिजल्ट निकलता है, IAS का निकलता है, इंजीनियरिंग का निकलता है, मेडिकल का निकलता है, तो जो रैंकर्स होते हैं ऊपर से काफी सारे रैंकर्स जो होते हैं वो लड़कियां होती है। तो हमारे देश में इस चीज का प्रचलन बढ़ा है। स्वच्छ भारत अभियान को लेके जो प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम चलाया कि टॉयलेट्स का निर्माण करना है, जब उन्होंने पहली बार 2015 में लाल किला की चीर से जब तिरंगा फहराया
तो उन्होंने बोला कि हम टॉयलेट्स का निर्माण करेंगे। तो हमारे विपक्षी दलों के नेताओं ने बड़ा हास्यप्रद तरीके से इसका मजाक उठाया कि एक प्रधानमंत्री ऐसे कैसी बात कर सकते हैं। आज देश में 18 करोड़ टॉयलेट्स बनाकर उन्होंने हमारे बहू बेटियों को, भाइयों को एक सम्मान दिया कि आज वो शौच भी जाते हैं तो एक पर्दे में जाते हैं, एक टॉयलेट के अंदर में जाते हैं। हमारा देश बड़ा ही गरीब देश, बहुत ही संघर्ष के बाद आज़ादी मिली, लेकिन इन सब मुद्दों के ऊपर भी हम कार्य को, सैल्यूट तिरंगा कार्य को लेके हम बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है सर, आप राष्ट्र के लिए और राष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही उम्दा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हमारी टीम आपको बधाई देती है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जानते हैं कि इनकी संस्था से कितने लोग जुड़े हैं, जैसे कि वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। तो सर अब तक कितने कार्यकर्ता आपके संगठन से जुड़ चुके हैं? देखिए, नंबर का सही आंकड़ा देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ कार्यक्रम का मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिसके माध्यम से आप समझ सकते होंगे कि कितने लोग जुड़े होंगे। 2021 में हम लोगों ने मिशन वंदे मातरम के ऊपर कार्य किया। उसमें 25 लाख लोगों ने एक ही दिन में एक साथ मिशन वंदे मातरम में स्कूल, कॉलेजेस और सब जगह जाके कार्यक्रम किया और राष्ट्रवाद के लिए ये कंपलसरी कर दिया कि केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को जन गण मन अधिनायक नहीं गाना, वंदे मातरम नहीं गाना, हम इसको 365 दिन करना है। तो बीच बीच में लोग जाते हैं और हम ये कार्यक्रम को करवाते हैं। बहुत सारे इंग्लिश स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, बहुत सारे माइनॉरिटीज़ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर इसके बारे में तो बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, किन किन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आपको पता है कि शुरू में जब 4 शिक्षा मंत्री बने तो वो कौन बने नहीं बने इसके ऊपर चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो ये इसके लिए हम लोगों ने एक मिशन चलाया, मिशन वंदे मातरम। तो हम हर तरह के स्कूल में घुसे, कॉलेजेस में घुसे, मदरसा में घुसे, जहां जहां पर शिक्षण कार्यक्रम होता है वहां पर हम घुसे। तो हमने एक बार कार्यक्रम किया एक दिन में 25 लाख लोगों का। उसी कार्यक्रम को जब हमने 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे तो हर घर तिरंगा का कार्यक्रम जो आपने देखा, इसके पीछे भी हमारी सैल्यूट तिरंगा की सेना ने बहुत कार्य किया और मिशन वंदे मातरम में 75 लाख लोगों ने एक दिन में ये कार्यक्रम किया। हजारों जगह पर सारे स्टेट्स में और यहाँ की विदेशों में, अमेरिका तक में हमारे लोगों ने ये कार्यक्रम किया। तो मैं ये आपको एक अनुमानित तौर पर बोल सकता हूं कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं। लेकिन सदस्यता की बात करेंगे तो हमने कोई पैसे लेके सदस्यता करने का कोई अभियान नहीं चलाया। हमारा है राष्ट्र के 140 करोड़ लोगों को जोड़ने का एक अभियान चला रहा हूँ। उसके भी एक बड़े कार्यक्रम अभी प्रारंभ करने जा रहा हूं, इंटीग्रेटेड इंडिया मूवमेंट, राष्ट्रवाद के लिए, तिरंगे के लिए। हम पूरे देश को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके आए, हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों को भारत माता की जयकारा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, जिस दिशा में 2014 से लेके 2023 तक उन्होंने सारी ऊंचाइयों को छुआ है, इसको साकार करने के लिए हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम देश के सभी वर्गों को हम इसमें जोड़ने में कामयाबी होंगे। सर, आप वक्ता तो बहुत अच्छे है ही, उसमें कोई दो बात नहीं है। हमने सुना था, आज जान भी लिया। और एक आपका जो विषय है बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, उनको आपने कुछ रिप्लाई दिया है, उन्होंने कुछ मोदी जी पर टिप्पणी की थी, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही गंभीर विषय है। चूँकि आपको पता है कि दिल्ली के गद्दी पे जो व्यक्ति आज के दिन में बैठा हुआ है, अरविंद केजरीवाल, वो एक फर्जी व्यक्ति है, झूठा व्यक्ति है और झूठ के बुनियाद पे उसने सरकार बनाई है। उसने जब सरकार बनाई 2011-12 में तो वो अन्ना आंदोलन के थ्रू वो धीरे धीरे लोगों में आया। उसने झूठ बोला कि हम पब्लिक से राय शुमारी करके ये निर्णय किए हैं कि हमारा दिल्ली में हमें को सरकार में आना चाहिए। और जो वर्तमान में वहाँ शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, बहुत सारे गंभीर आरोप लगाकर, लोगों को भरमाकर और बहुत तरीके के उल्टा सीधा बात करके वो सत्ता में आने के लिए कोशिश किया और वो सत्ता में आया। जब वो दिल्ली के सत्ता में आया तो धीरे धीरे लोगों के बीच में वो फ्री बिजली, फ्री पानी और इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को लेके आया। वो सभी चीज़ बहुत ही तरह से गलत है। लोगों को इसके बारे में अभी भी जानकारी नहीं है। वो पब्लिक के ही पैसे को और दूसरे फंड को डाइवर्ट करके इस तरह का चुनावी रणनीति के तहत वो कार्य करता है। अभी हाल ही में एक अध्यादेश का मामला आया जिसमें
केंद्र सरकार ने दिल्ली एलजी और केजरीवाल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करने के लिए एक अध्यादेश लाया। आपको पता है दिल्ली देश का राजधानी है और राजधानी में न केवल देश के अनेक राज्यों के लोग आते हैं बल्कि विदेशों के भी लोग आते जाते हैं। तो वहां पर एक डेकोरम होना बहुत जरूरी है, वहां पर एक अनुशासन होना बहुत जरूरी है। तो अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले केजरीवाल ने रामलीला मैदान से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत ही भद्दी और घृणित बातें की और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि ये एक चाय वाला है, इसका बेटा जो इनके माँ के ऊपर बोला कि उन्होंने गरीबी में इनको पाल पोस नहीं कर पाए तो उन्होंने चाय बेचने का काम किया। वहाँ के लोगों ने बोला कि ये एक दिन सम्राट बनेगा। फिर ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसने फर्जी डिग्री लेके आया। अभी उसने ये भी आरोप लगा दिया कि जो अभी उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ वो भी इन्होंने करवा दिया, सेना के ऊपर भी हमला इन्होंने करवा दिया। मतलब अनाप शनाप बातें वो करने लगे। इसके जवाब में मैं मीडिया में आया और मीडिया में आकर मैंने उनके सारे पर्दाफाश किया। मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूं कि ये एक टेररिस्ट माइंड का व्यक्ति है। ये विदेशों के साथ माइनॉरिटीज जो हमारे देश में है उन लोगों के जो एक समुदाय है मिडिल ईस्ट में जाकर ये फंडिंग करता है और फंडिंग लेके आता है और वो चुनावों में पैसा लगा रहा है। जिस प्रधानमंत्री ने इस देश को 2014 के बाद से आज 2023 तक पूरा काया पलट कर दिया, भारत हमारे विश्व गुरु के दौड़ में आगे बढ़ गया, आज 20G में अध्यक्षता मिल गया, सड़कों का जाल बिछा दिया। आप देख रहे हैं गांव-गांव तक में बिजलियां ले आई। कोविड के समय में उन्होंने न केवल देश के लोगों 140 करोड़ जनता का जान बचाया बल्कि 170 देशों में यहाँ का टीका गया, राशन की व्यवस्था की, लोग सड़क पर उतर गए थे, हाहाकार मच गया था, उससे बचाने का कार्य किया। आज सेना के हाथ को खोल दिया है। आज चाइना और पाकिस्तान के ऊपर इस तरह नकेल कस दिया कि चाइना भी अब भागता है। उसके हमारे 40 सैनिकों ने गलवान में उसके 400 सेना को मार के गिराया और उसको बॉर्डर से बाहर निकालने का काम किया। ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे हमारे प्रधान सेवक के ऊपर दिल्ली का एक व्यक्ति जो झूठ के बुनियाद पे आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है वो इस तरह का आरोप लगा रहा है, इसका मैं खुला विरोध करता हूं। और मैं आने वाला 2 अक्टूबर से मैं 70 विधानसभा दिल्ली के ऊपर मैं पदयात्रा करूंगा और इसी राष्ट्रवाद और तिरंगे को लेके बढ़ूंगा, क्योंकि उसने गलत तरीके से तिरंगा झंडा और अन्ना आंदोलन को उसने कुमार विश्वास के साथ, प्रशांत किशोर के साथ, साजिया इल्मी के साथ, कपिल मिश्रा के साथ और योगेंद्र यादव के साथ और सैकड़ों लोगों के साथ उसने गद्दारी करके धोखा देकर आज सत्ता पे बैठा हुआ है। आज वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दारू का दुकान खोल दिया। आज सरकारी पैसे को, टैक्स के पैसे को मैनिपुलेट करके मनीष सिसोदिया, आप देखिए कितना बड़ा उसने फ्रॉड किया। आज वो 3 महीना से जेल में है। उसके जो सत्येंद्र जैन है वो 11 महीनों से जेल के अंदर बंद है। इनके कई सारे नेता जेल के चक्कर काट चुके काल कोठरी में। तो ऐसे आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति, इसने अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं लिया है, कहीं साइन नहीं करता है, लेकिन ये पैसे को अरेंज करता है। उसी दिल्ली से पंजाब को इसने खालिस्तान की ओर झोंकने का काम किया। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं और सैल्यूट तिरंगा संगठन इन कार्यों के, समाज सेवा के कार्य के साथ साथ देश में छिपे हुए गद्दारों और विद्रोहियों के साथ लड़ाई लड़ने का भी काम करने जा रहा है और करता है। हम समय समय पर ऐसे लोगों को, कन्हैया जिसने जेएनयू के अंदर बोला कि हम देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, आज उसको प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनाने का दिल्ली का बात चल रहा है। आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिस तरह से बोलते हैं कि देश के टुकड़े हो जाए, बोलते हैं अफजल तेरा कातिल जिंदा है, ऐसे लोगों को जो सपोर्ट करता है उसके खिलाफ सैल्यूट तिरंगा कमर कस के तैयार है और इसके सेना लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम सरकार के साथ हैं। हम मोदी जी और अमित शाह की जो ड्रीम है भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, सैल्यूट तिरंगा उस दिशा में अग्रसर है और हम काम कर रहे हैं, बाद बाकी ईश्वर की कृपा। तो सर, आपके विचार और देश की जो भावना है, वो जो ज्वलंत आग है, वो देख के हमें काफ़ी अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। सर, एक मुद्दा है, बहुत ही सीरियस है, मैं अपनी चैनल की तरफ से आपकी राय लेना चाहूँगा उस पर। मुद्दा लव जिहाद का है। लव जिहाद एक ऐसा दूषण बन गया है, एक ऐसा विष बन गया है, एक ऐसा कैंसर जैसी बीमारी हो गई है कि धर्म विशेष की लड़कियों को बहला फुसला कर, उनको फंसा कर, उनसे झूठ बोलकर उनके साथ संबंध बनाए जाते हैं, उनसे विवाह किया जाता है। फिर कभी वो सूटकेस में पैक मिलती है, कभी उनके टुकड़े डस्टबिन में मिलते हैं, कभी नदी में मिलते हैं, तो कहीं ट्रेन की बाथरूम में मिलते हैं। तो
ये जो मुद्दा है उस पर सर आप क्या विचार रखते हैं, और जो जिस धर्म की बेटियों के साथ ये हो रहा है उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, बहुत ही ज्वलंत समस्या को आपने सामने रखा। मैं अभी दिल्ली से वापी आया हूं गुजरात, और हमारे यहाँ पर संगठन के संरक्षक हैं आदरणीय कपिल स्वामी जी। हम लोग इस विषय के ऊपर गंभीरता से बात करते हैं, और कपिल स्वामी जी भी आपको पता है कि वापी में गुरुकुल स्वामीनारायण ट्रस्ट के वो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, और इसके ऊपर वो भी कार्य करते हैं जी। देखिए, जितना गलती हम दूसरे को देंगे उससे ज़्यादा गलती हमारे अपने भी हैं। आज लव जिहाद के अंदर जितने भी केसेस हो रहे हैं, इसके अवेयरनेस के लिए लोग, हमारे समाज के लोग, हम लोग अपने घर की बहू बेटियों को ये शिक्षा देने का कार्य लगातार कर रहे हैं। इसके बावजूद जो कुछ लड़कियां हैं जो कम उम्र के हैं, जो भटके हुए हैं, जो हमारे युवा भी भटके हुए हैं, वो पैसे के लालच में, नशे के लालच में, और थोड़ा उनको जो अट्रैक्शन है उस चीज़ों के प्रति, इतना कांड होने के बाद भी ये जो इनका जो शिफ्टिंग है, माइंड का शिफ्टिंग है, कई तरह के सिनेमा भी अभी देखिए, कश्मीर फाइल्स आ गया, अभी कश्मीर की घटना के लिए जो केरला स्टोरी आया, कश्मीर फाइल आया, इन तरह का जो एक अवेयरनेस देश में चलाया जा रहा है। इसके बाद भी समाज सेवा में सरकार के अलावा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो हमारे को जरूरत है इनको पूरा शिक्षा देने का। हम स्कूल लेवल के से आगे के लेवल तक, कॉलेज लेवल तक जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जो उनके माता पिता है, इसके ऊपर बहुत सशक्त रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। और इस दिशा में हम सैल्यूट तिरंगा हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सेल्फ डिफेंस का जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हम इन विषय को भी उठा रहे हैं कि आप अपने संस्कार को देखिए, आप अपने माता पिता के प्रतिष्ठा को देखिए, आप अपने गुरुजनों के द्वारा दिए गए संदेश और ज्ञान को समझिए, और इस तरह के हरकतों से और इस तरह से आप बचिए। नहीं तो अन्यथा अगर इतनी सावधानी के बाद भी अगर आपका अट्रैक्शन जाता है किसी खास समुदाय के प्रति, तो फिर आपको दिल्ली में अभी आपने देखा कि 50 चाकू मारने के बाद भी वो जो लड़का था वो लड़की को पत्थर से पीट पीट के उसको बराबर कर दिया ऑन द स्पॉट। कई सारे लड़कियों का सब बनाकर टुकड़े टुकड़े करके वो कुकर में डाल देते हैं, नदी में दे देते हैं, डीप फ्रीजर में दे देते हैं। इनसे बचने के लिए हमारे माता पिता को जागरूक होना है, हर स्कूल में सेल्फ डिफेंस और ऐसे कार्यक्रम चलाए जाए, और समाज को जगना होगा और अन्य संस्थाओं को आना होगा और हमारे इन बच्चों को बचाना होगा, क्योंकि ये अज्ञानी हैं इसलिए जा रहे हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग द वॉइस न्यूज़ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस तरह के कार्यक्रम में हम सभी को बुलाते हैं, तो जनता को भी एक अवेयरनेस जाता है आपके थ्रू, क्योंकि आपके व्यूअर्स उसको वॉच करते हैं, देखते हैं, और हम उनको भी संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जागरूक रहिए, जागरूक समाज में रखिए, इसको बचाइए, तभी हम एक भारत को एक अच्छा देश बना पाएंगे और हम एक अच्छे मार्ग पे आगे चलेंगे और देश हमारा विश्वगुरु बनेगा। धन्यवाद सर। सर, ये तो बात हो गई लव जिहाद की, जिसमें कुछ विशेष धर्म के लोग कुछ विशेष धर्म की बच्चियों को फंसाकर, बेला फुसलाकर उनके शरीर से तो खिलवाड़ करते ही हैं, लेकिन उनके आत्मा से भी खिलवाड़ करते हैं। जो आपने जवाब दिया, आशा रखते हैं कि हमारे दर्शक उस पर गंभीरता से सोचेंगे और उस पर कार्य करेंगे, और हम सब मिलके समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। सर, एक दूसरा ऐसा मुद्दा है जो एक विवाद का कारण बना हुआ है सालों से अपने देश में, जो है हिंदू राष्ट्र का। आए दिन कोई भी व्यक्ति या तो उसके विरोध में रहता है या तो पक्ष में रहता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की परिभाषा सबकी अपनी अपनी है, अखंड भारत की परिभाषा सबकी अपनी अपनी है। तो एज अ सैल्यूट तिरंगा के प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका क्या जानना है, मतलब आपका क्या मानना है इस पे? देखिए, हिंदुस्तान जो है वो नाम से ही हिंदू राष्ट्र है, लेकिन चूंकि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, तो विभाजन के समय बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जिन्ना ने एक शर्त रखा था कि मुगलों के हाथ से आपने अंग्रेज को सत्ता लिया था, इसलिए अंग्रेज सत्ता वापस मुगल को तो नहीं लेकिन मुसलमान को ही करे, और भारत का प्रधानमंत्री किसी मुसलमान को बनाए। लेकिन जो वहाँ पर परिस्थितियाँ थी, उस समय जो आबादी थी लगभग 33 करोड़ की आबादी थी।
और जो उसमें 75% आबादी थी वो हिंदू की थी। और जो स्थिति वहां पर बनी हुई थी, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे पटेल साहब हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे अंबेडकर हो, तो वहां पर जो परिस्थितियां बनी हुई थी उस परिस्थिति के हिसाब से हमारे जो हिंदू नेतागण थे उनको भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाना यह तय था जी। लेकिन उन्होंने एक विषय रखा कि धर्म के आधार पर विभाजन कर दो और हमें जमीन का एक टुकड़ा दे दो और उस टुकड़े पर हम एक नया देश बनाएंगे जिसका नाम होगा पाकिस्तान, और हम यहां से सारे मुसलमानों को लेके जाएंगे। 1947 में किस तरह का कत्लेआम हुआ वो आपको देखने के लिए मिला। आज पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है? पाकिस्तान के अंदर हिंदू तो बचे नहीं और जो बचे हैं वो रहना नहीं चाहते जी, सही बात है। अफगानिस्तान की स्थिति देख लीजिए, वहां पर हिंदू बचे नहीं और जो बचे हैं 75-80 बचे होंगे अभी हाल के घटना के बाद, वो भी वहां नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे हमारे देश के लोग जो हिंदू धर्म के लोग हैं उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं चलती है कि हम तो यहां सबको लेके चलना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, हमारे देश के जो साधु संत महात्मा और बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं वो इस चीजों का सवाल निश्चित रूप से उठाते हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। मैं बोलता हूं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत एक हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ा ही है और आगे बढ़ेगा ही। यहां पर रहने वाले जो भी हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो महावीर के लोग हों, उनको हिंदुस्तान बोलने में और हिंदुस्तान जयकारा बोलने में कहां दिक्कत है? तो अगर वो ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं तो ये हिंदू राष्ट्र है। अगर उनको लगता है कि हमको भारत माता की जय बोलना दिक्कत है, अगर उनको लगता है वंदे मातरम बोलना दिक्कत है, उनको राष्ट्रगान गाने में दिक्कत होता है, तो फिर ये गंभीर विषय है, इसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि देश के राजनीतिक लोग और देश की जनमानस इसके ऊपर आने वाले समय में कुछ ना कुछ फैसला लेंगे, जो लेंगे वो अच्छा होगा। और हम लोग राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं, हम राष्ट्रवाद के लिए ही काम करते रहेंगे। सर बहुत ही अच्छा आपने जानकारी दिया, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपके साथ। और आखिरी नोट हम यही चाहेंगे कि एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सैल्यूट तिरंगा आप पूरे देश और समाज को क्या संदेशा देना चाहेंगे आपकी और आपकी संस्था की ओर से? देखिए, बहुत अच्छा बात संदीप जी आपने पुनः पूछा है। हम लोग ये महसूस कर रहे हैं आज के दौर में, हमारा जो जनरेशन है आज देश के अंदर 65% से ज़्यादा आबादी युवाओं का है जी। और भारत आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय में जो स्थिति थी वो बहुत गरीबी वाली थी, बहुत दयनीय स्थिति थी। लेकिन हम लोगों ने लगातार भारत के जनता को धन्यवाद करते हैं कि एक दृढ़ शक्ति के साथ, बहुत साधारण व्यक्तित्व होने के साथ आज 2023 में हम विश्व में अपना एक अलग पहचान बनाए जी। और खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को और अमित शाह जी को भी, जिन्होंने कुछ फैसले, बड़ा मजबूत फैसले लिए, चाहे वो 370 का फैसला लिया हो, चाहे राम मंदिर इनके कार्यकाल में हुआ हो, चाहे देश के अंदर विकास की बातें हुई हो, हर जगह पर देश में कार्य बहुत गति से चल रही है। देश के लोगों को भरोसा रखना चाहिए, ऐसी सरकार के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और एक विश्वास के साथ मेरा खुला संदेश है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को 2034 तक प्रधानमंत्री बना के रखिए। भारत विश्व गुरु बन जाएगा और दुनिया में सबसे अच्छा स्थान होगा जीने के लिए, और आप अपने भविष्य को भी, अपने बच्चों को भी सुरक्षित देश दे पाएंगे। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपने संदेश दिया वो जरूर से हमारे प्रेक्षकों को पसंद आएगा और अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। दर्शक मित्रों, ये थे राजेश झा जी, जो सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने विविध विषयों पे अपनी राय रखी बेबाकी से। जैसे वो एक अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, आप सबने भी आज वो रूबरू महसूस किया ही होगा कि वो कितने प्रखर वक्ता है, कितने प्रखर राष्ट्रवादी है। और बात करें अगर धर्म की, तो धर्म और
बाकी बचे जो विषय हैं जैसे लवजेवाद हो गया या फिर राष्ट्रवाद हो गया, तो उन्होंने अपनी खुल के राय रखी, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अगले एपिसोड में हम किसी ऐसे ही महान व्यक्तित्व के साथ फिर से मिलेंगे आपको। तब तक मुझे दे इजाज़त। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।